Hello student, good morning. Welcome to today online computer class. Today we will discuss chapter number 6 और जो चैप्टर नंबर 6 है उसका आज हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो जो चैप्टर नंबर 6 है वो आपका स्टार्टिंग विथ सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस, अब सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज को 1989 में बंजार ने स्ट्रूप के द्वारा डेवलप की गई थी लैंग्वेज। ये लैंग्वेज बंजार ने स्ट्रूप ने 1989 में इसको डेवलप किया था। इससे पहले जो डेनिस रिची था उसने डेवलप की थी सी लैंग्वेज, और जो सी लैंग्वेज है वो एक फंक्शन बेस्ड लैंग्वेज है, और सी प्लस प्लस लैंग्वेज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब इनको थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं, यानी कि सी एक प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है और सी प्लस प्लस है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि सी के बाद में सी प्लस प्लस को क्यों डेवलप किया गया, इसमें क्या क्या कमियां थी, उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर सी प्लस प्लस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूं आपको सी लैंग्वेज की। तो सी लैंग्वेज है वो डेनिस रिची के द्वारा डेवलप की गई थी, जो यूएसए में जॉन मूरे जर्सी हिल जो एक लेबोरेटरी है, बेल लेबोरेटरीज के अंदर इसको डेवलप किया गया था। और डेनिस रिची के द्वारा ये एक नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज, यानी एक प्रोसीजर इसमें यूज किया जाता है। इसके अंदर पहले से कुछ फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शंस का यूज करके ही हमें प्रोग्राम को करना होता है। आप खुद का कुछ नहीं कर सकते हो, इसमें पहले से कुछ फिक्स आपके पास फंक्शंस होंगे, ऑपरेटर्स होंगे, डेटा टाइप्स होंगे, उन्हीं का आप यूज कर सकते हो और उनका यूज करने के बाद में कोई प्रोग्राम बना सकते हो। तो यहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहां पे क्रिएट होंगी इस प्रकार की लैंग्वेज में, तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए जैसे कि ये एक स्कूल है और एक स्कूल में सारे स्टूडेंट रहते हैं, तो सारे स्टूडेंट की कोई भी क्लास डिसाइड नहीं है। आप लोगों की 12th क्लास है वो डिसाइड नहीं है, आप कहीं भी बैठ सकते हो। 11th क्लास के जो स्टूडेंट है उनकी कोई क्लास डिसाइड नहीं है, वो कहीं भी बैठ सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं। और टीचर्स को भी एकदम से फ्री छोड़ दिया, कहीं भी जाके वो पढ़ा सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। तो ऐसे अगर यहाँ पर व्यवस्था होगी, इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो रिजल्ट अपना क्या आएगा, सही नहीं आएगा। ठीक है, उसमें कोई भी पाबंदी नहीं होगी, वो एकदम से ओपनली होगा, तो रिजल्ट परफेक्ट नहीं आएगा। तो ये क्या है, इसमें कुछ फंक्शंस बेस्ड लैंग्वेज है। कैसे, मान लीजिए एक प्रोग्राम है और इसमें खूब सारे फंक्शन हैं, F1 फंक्शन, F2 फंक्शन, F3 फंक्शन और F4 और F5। अब इसके अंदर जैसे मैंने लिखा इंटीजर A, B, A और C, D, जो कोई भी फंक्शन लिए। अब ये जो फंक्शन 4 का जो C है ये एक लोकल वेरिएबल है। ठीक है, ये सबके लोकल वेरिएबल है। तो यहां पर क्या, सी लैंग्वेज की अगर बात करें तो इस फंक्शन के लोकल वेरिएबल हो चाहे कोई भी वेरिएबल हो, इस फंक्शन का जो ये फंक्शन, इस फंक्शन का जो ये वेरिएबल है, इसको ये फंक्शन यूज कर सकता है, इसको ये भी यूज कर सकता है, कोई भी इनका यूज कर सकता है। यानी कि आप एक प्रोग्राम में कोई भी एक वेरिएबल लेते हो, उस वेरिएबल का कोई भी फंक्शन यूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक 12th क्लास का स्टूडेंट है, वो किसी भी क्लास में बैठ सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक ये सही नहीं है, और सही नहीं होगा तो रिजल्ट अपना क्या आएगा, सही नहीं आएगा। अब आपको पहले से ये बोल दिया जाए कि आपको कुछ फिक्स चीजें आपके पास, उन्हीं का यूज करके आपको प्रोग्राम बनाना है, आप अपने हिसाब से कुछ भी नहीं जोड़ सकते हो, तो ये फ्लेक्सिबल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ये जो लैंग्वेज थी, इन लैंग्वेज को, जो कंप्यूटर लैंग्वेज है, इनको डिवाइड किया है। देयर आर 2 टाइप, एक तो लो लेवल लैंग्वेज और एक हाई लेवल लैंग्वेज। तो लैंग्वेज को डिवाइड किया है।
एक तो लो और एक हाई लेवल लैंग्वेज। जो लो लेवल लैंग्वेज थी वो तो आपकी दो थी, एक तो मशीनी लैंग्वेज और एक दूसरी थी असेंबली लैंग्वेज। अब यहां पर हाई लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं तो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर खूब सारी लैंग्वेज आई हैं अपने पास। तो हाई लेवल लैंग्वेज में सी भी है, सी प्लस प्लस भी है। अब जैसे लेटेस्ट जो लैंग्वेज आ रही है वो पाइथन है। अब इससे पाइथन सी और सी से पहले भी बहुत सारी लैंग्वेज आई हैं, जैसे कि बेसिक लैंग्वेज है, फोर्ट्रन लैंग्वेज है, कोबोल लैंग्वेज है, पैरालोग लैंग्वेज है, और आपकी ये इसके अलावा C# लैंग्वेज है, और भी बहुत सारी लैंग्वेज हैं, जावा है और SQL है, HTML है, बहुत सारी लैंग्वेज आई हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे वो C++। तो C एक हाई लेवल लैंग्वेज में क्यों लिखा है, जबकि ये हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो C लैंग्वेज एक ना तो हाई लेवल लैंग्वेज है और ना ही लो लेवल लैंग्वेज है। क्यों? C लेवल है तो हाई लेवल लैंग्वेज, बट इसमें कुछ फीचर्स लो लेवल लैंग्वेज के भी हैं। इट मींस C लैंग्वेज एक मिड लेवल लैंग्वेज है, यानी कि दोनों के बीच की लैंग्वेज है। अब C से हम बढ़ रहे हैं C++ की साइड। तो C++ क्या है? तो C++ क्या है कि C के अंदर जो भी कुछ था वो C++ के अंदर है, यानी ये कह सकते हैं कि C++ इज ए सुपरसेट ऑफ C लैंग्वेज। हाँ, ये क्या है? सुपर। और C++ इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, यानी C++ ये कहता है कि आप अपने हिसाब से कोई भी क्लास बनाओ, कोई भी डेटा टाइप बनाओ, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का यूज करो, जैसे यूजर करेगा, बट आपको काम करना है। फॉर एग्जांपल, आपको घर पे जाना है और घर पे जा रहे हो तो आप क्या करेंगे? अगर C का यूज करें तो आप एक रास्ते का यूज करेंगे और चले जाएंगे, उसमें चाहे टाइम लगो चाहे नहीं। अगर C++ का यूज तो जरूर नहीं, आप सीधे जाओगे, आपके पास ऐसे कुछ संसाधन होंगे कि एक रास्ता खुद के रास्ते बनाओ और जाओ, क्या दिक्कत है? ठीक है, ये C++ कहता है। तो C++ एक फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है जो यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करती है। तो ये एक फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है, ये C का सुपरसेट है। इसको बंजारने स्टोरस्ट्रूप ने 1989 में डेवलप किया था। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसमें फंक्शन, और C लैंग्वेज है ये फंक्शन बेस्ड लैंग्वेज है। ये फंक्शन, इसका पूरा फोकस किस पे रहता है? फंक्शन पे। कोई भी काम करना है फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सारी, अगर प्रोग्राम बड़ा है तो फंक्शन का यूज करो, है ना, अगर प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स है तो फंक्शन का यूज करो। बट यहाँ C++ के अंदर फंक्शन बेस्ड नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड में जो भी कुछ आप सोच रहे हो, दिमाग में चल रहा है कोई भी नाम, उसी को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब बात करते हैं C++ की। और C++, जैसे C की बात करें तो C तो चलता है टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। हाँ, C++ और C++ चलता है बॉटम टू टॉप, यानी कि प्रोग्राम जैसे C के अंदर सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर किया, फंक्शन स्टेटमेंट लिखे, प्रोग्राम खत्म। इसमें कुछ नहीं है, इसमें बॉटम, यानी कि पहले आपको सब पूरा मटेरियल तैयार करके रखना है और फिर 2-3 लाइनों में प्रोग्राम खत्म हो जाता है। वो तो बॉटम टू टॉप, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ चलती है C++, और C चलती है ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, और इसके साथ में अब इसकी और कोई विशेषता, जैसे कि C++ है कैश सेंसिटिव लैंग्वेज है। कैश सेंसिटिव लैंग्वेज मींस क्या होती है कि अगर मैं यहां पे लिखता हूं इंटीजर a और यहां लिखता हूं इंटीजर a, इट मींस यहां पे ये दोनों वेरिएबल अलग अलग हैं। इस a का मतलब कैश सेंसिटिव, मतलब ये दोनों कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में ये डिफरेंस करती है, अंतर करेगी, सेम नहीं मानेगी। इसका मतलब अलग है, इसका मतलब अलग है। अगर मैं यहाँ पे एक थर्ड वेरिएबल लेता हूं तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं। ये नहीं कि दोनों सेम है, इसकी वैल्यू अलग हो सकती है, इसकी वैल्यू अलग हो सकती है। और कभी भी इनको जो कीवर्ड्स हैं वो सदा स्मॉल लेटर में। नेक्स्ट इसका फीचर्स है, इसके जो कीवर्ड्स हैं
वो स्मॉल लेटर में ही लिखे जाएंगे, कैपिटल लेटर में नहीं लिखे जाएंगे। C++ में हो चाहे सी में हो, दोनों में क्या लिखे जाएंगे, स्मॉल, इसके जो कीवर्ड्स को स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे, कैपिटल लेटर में इनका यूज नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये कैश सेंसिटिव लैंग्वेज है। और सी के अंदर क्या क्या यूज किया जाता है, सी के अंदर यूज किया जाता है क्लास का, ऑब्जेक्ट का, और सी प्लस प्लस भी सी भाषा की तरह यानी सी लैंग्वेज की तरह ही इसके अंदर क्या होता है, फंक्शंस का एक कलेक्शन ऑफ फंक्शंस, यानी कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज यूजेस कलेक्शन ऑफ फंक्शंस लाइक सी लैंग्वेज, यानी सी लैंग्वेज की तरह ही उनका भी ये यूज करती है। नेक्स्ट है सी के अंदर भी, यानी कि जो सी है मेन फंक्शन, सी प्लस प्लस लैंग्वेज भी, सी प्लस प्लस लैंग्वेज ऑल्सो यूज मेन फंक्शन, ये भी मेन फंक्शन का यूज करती है। अब हम बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर की। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसकी जो डिजाइन है वो कैसी होती है, इसके प्रोग्राम की, हाँ हाँ हाँ, तो यहां पर बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले जब हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं सी प्लस प्लस को, तो यहां लिखेंगे इंक्लूड IO स्ट्रीम डॉट एस। ये क्या है, ये है इसकी हेडर फाइल, तो सबसे पहले क्या आएगा, हेडर फाइल। हाँ, प्रैक्टिकल के साथ में मैं थ्योरेटिकल सारा एक मिक्सअप बता रहा हूँ, एक साथ में नोट्स मैंने भेजे हैं इसके। तो हेडर फाइल है, सबसे पहले इसका जो स्ट्रक्चर आएगा वो हेडर फाइल, फिर आएगा क्लास, जैसे क्लास है एबीसी, तो एबीसी क्लास है, क्या है, ये है नेम ऑफ क्लास, नेम ऑफ क्लास, ये क्लास का नेम। अब क्लास का स्कोप यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये क्या है, क्लास का स्कोप स्टार्ट विथ करली ब्रैकेट, क्लास स्कोप स्टार्ट विथ करली ब्रैकेट। हाँ, इसका नाम है, इसकी ये स्टार्ट को यहाँ पे क्लास, जैसे ये क्लास है, इसके दो रूम है, एक से इंटर एक से बाहर, तो ये इंटर करने का, इस क्लास के अंदर आने का है। ऐसे नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, ये कुछ भी पूछ सकता है, ये कोई जरूर थोड़ी है कि कब ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा, कुछ भी पूछ सकता है क्लास के अंदर, कोई जरूरी नहीं कि ये नहीं आप पूछ सकता, ठीक है, बट ऐसे नहीं आएंगे। अब यहां पर हम लिखेंगे स्टेटमेंट, अब स्टेटमेंट कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3, कितने भी स्टेटमेंट, यहां पे हम क्लोज करेंगे, ये क्लोजिंग है, क्लास स्कोप के नीचे, यहां से ये इधर ये क्लोजिंग, करली ब्रैकेट स्टार्ट विथ, हाँ, अब ये क्या, क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है, और ये भी करली ब्रैकेट है, और टर्मिनेट विथ सेमीकोलन, ये टर्मिनेट किया जा रहा है यहां पर, इसको हम टर्मिनेट करेंगे, टर्मिनेट, और उसके बाद में मेन फंक्शन आएगा यहां पर, ये क्लास की क्या है, यहां से यहां तक क्लास बॉडी, सेमीकोलन, बॉडी ऑफ क्लास, ये क्लास की बॉडी है, और इसके बाद में आएगा मेन फंक्शन,
हाँ, ये मेन फंक्शन आएगा और इसके बाद इसके अंदर आएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, ये आएंगे ऑब्जेक्ट, यहां पर आएंगे ऑब्जेक्ट। एक बार ओपन होगा तो एक बार खुलेगा। भाई ये क्लास के लिए है, ये मेन फंक्शन के लिए। तो यहां से ऑब्जेक्ट करेगा तो क्लास के अंदर जाएंगे अपन, ठीक है। तो इस तरीके से अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक की तरफ लेके चलता हूं। मेन फंक्शन का देखो, कोई भी एक प्रोग्राम करते हैं, उस प्रोग्राम में चाहे घर में शादी का प्रोग्राम हो, चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे कंप्यूटर का प्रोग्राम हो, तो सारे प्रोग्राम क्या होते हैं, फंक्शन से मिलके ही तो बनते हैं। कहीं पे कोई फंक्शन हो सकता है, कहीं पे कोई, सारे फंक्शंस मिलके एक प्रोग्राम बनता है। जैसे आप म्यूजिक प्लेयर का यूज कर रहे हो तो एक फंक्शन होता है गाने को रोकने के लिए, उसमें एक फंक्शन होता है गाने को स्पीड से चलाने के लिए, एक फंक्शन होता है प्ले का, पॉज का, स्टॉप का, अलग अलग फंक्शन हो सकते हैं ना, आवाज को कम ज्यादा करने का फंक्शन। तो सारे फंक्शन मिलके क्या बनाते हैं, एक ऐप बनाते हैं। तो हर प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन तो होना जरूरी है ना, उसी फंक्शन से सारा काम होगा, तो इसलिए मेन फंक्शन होना जरूरी है। तो ये प्रोग्राम है, इस मेन फंक्शन से यहाँ पे स्टार्ट करें। नहीं, मेन फंक्शन, हाँ ये तो मैंने आपको समझाया है। इसकी अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो आपको, मैंने आपको नोट्स दे रखे हैं, उसमें देख लेना क्या क्या डेफिनेशन है सारी, ठीक है। तो मेन फंक्शन इज ए मैंडेटरी फंक्शन इन द प्रोग्राम, ठीक है। तो और मेन फंक्शन यूज ओनली सिंगल टाइम इन द सी एंड सी प्लस प्रोग्राम, यानी कि सिर्फ एक बार ही यूज किया जाएगा और ये बहुत जरूरी है। ये 2 लाइन लिख देना बस, ठीक है, और उसका एग्जाम्पल दे सकते हो। अब नेक्स्ट, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अब जो अगला टॉपिक अपना, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका स्ट्रक्चर हो गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं कुछ इसके एक प्रोग्राम की। एक प्रोग्राम आपको समझ में आ जाएगा, फिर मैं सारी चीज उसमें बता दूंगा कि क्या चीज कैसे होता है। बंद कर दे भाई मोबाइल। देखो, एक तो इसी एक जगह मैं क्या करता हूँ, एक तो एक सेम प्रोग्राम सी का बनाता हूँ, सेम प्रोग्राम सी प्लस प्लस का बनाता हूँ, तो उससे अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा दोनों प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है। तो मैं सी का प्रोग्राम बनाता हूँ अभी, ये सी लैंग्वेज है और ये सी प्लस प्लस है। अब सी का प्रोग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे हेडर फाइल क्या लिखेंगे, include stdio.h, दूसरा include conio.h, ठीक है। इंटीजर a b c, जहां नहीं समझ में आया मेरे को रोक देना, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किए, 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, और यहाँ पर मैं आपको देता हूँ वैल्यू। हम हेडर फाइल का यूज क्या है, क्यों लिखते हैं हेडर फाइल, इनका मतलब क्या है। हेडर फाइल को भी छोड़ो, मैं सिर्फ हैश इंक्लूड की बात कर रहा हूं, हैश इंक्लूड की बात कर रहा हूं। क्या है ये हैश इंक्लूड, पता है ना आपको, इन आउट है। तो यहां पे हैश इंक्लूड लिखा है, तो हैश इंक्लूड क्या है, एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है। इसके अंदर जो भी हम फंक्शन यूज करेंगे उन फंक्शन को डिफाइन किया जाता है। ये बात आ गई समझ में, कि कोई भी फंक्शन यूज करते हैं, इस हैश इंक्लूड के आगे मैं अगर stdio डॉट लगाता हूं, stdio डॉट, अब इसके अंदर std का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो यहां पर मैं अगर printf और scanf
फंक्शन, ये दोनों फंक्शन को हमें पता है कि प्रिंटफ का काम वैल्यू को प्रिंट करवाना, स्कैनफ का कीबोर्ड से वैल्यू को इनपुट करवाना। अब इन दोनों फंक्शन को कहां पर डिफाइन किया गया है? एसटीडी के अंदर। अब कोनियो के अंदर क्यों क्यों नहीं किया गया? कोनियो के अंदर भी तो है भाई कोनियो। अब ये तो एसटीडी के अंदर है, अब इसके अंदर दो फंक्शन है, प्रिंटफ है, स्कैनफ है। अब इस फंक्शन में क्या डिफाइन किया गया है? कोनियो के अंदर बताओ क्या डिफाइन किया गया है? जैसे इसके अंदर दो फंक्शन है तो इसमें कौन से होंगे? इसके अंदर होगा गेट CH और ये CLRSCR। इसके अंदर दो फंक्शन है तो ये कितनी बार मैं आपको बताऊं? आप बता दोगे भी, मेरे तो 20 बार बताओगे तब जाके समझ में आएगी, हम तो पढ़ेंगे नहीं, चाहे लिख के ले लो। हाँ तो आपको पता नहीं दोनों क्यों लिखी जाती हैं। अब इसके बिना तो काम चल जाएगा, लेकिन इसके बिना काम चल जाएगा क्या? तो ये तो ऑप्शनल है कि आप लिखो तो ठीक है, आपको ये यूज कर, मैं ये भी लिखता हूं तो क्यों लिखता हूं? कोई आपको यूज करनी है तो अब मैं लिखूं कि math.h string.h, ठीक है, character.h, ये लिखिए, मैंने ये लिख रहा हूं। ये मैं लिख दूं कि आप ये भी बोल सकते हो कि ये क्यों नहीं लिख रहे? भाई मेरे को जरूरत ही नहीं है, मेरे को जरूरत ही स्कैनर की इनकी है, मैं ये क्यों लिखूंगा? इसमें मैथ के अंदर निकलता साइन थीटा का निकल रहा है, कोस, मेरे को कोस थीटा साइन थीटा इनके अंदर मिलेंगी, तो मैं क्यों लिखूंगा? ये मैं क्यों लिखूंगा? स्ट्रिंग के अंदर मेरे को स्ट्रिंग को जोड़ना है, कॉनकैट का यूज करना है। अब कॉनकैट फंक्शन कहां पर है? इसके अंदर है, मेरे को यूज ही नहीं करना, मेरे को यूज ही ये करने, तो मैं इसको क्यों लिखूंगा? ठीक है, अगर आपको यूज करने हैं प्रोग्राम पे जरूरत तो लिखो ना, 4 लिखो, 5 लिखो, 10 लिखो, क्या दिक्कत है? जो जिससे रिलेटेड फंक्शन यूज करना है उससे रिलेटेड आप स्ट्रिंग लिख दो, ये हेडर फाइल लिख दो, बस सिंपल हो गया। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट चलते हैं, देखिए अब इनके अंदर जो फंक्शंस हैं, अब देखो दूसरा जो प्रोग्राम है यहां पर स्टार्ट करते हैं इंटीजर ABC। तो ये वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया, यहां पर A की वैल्यू 10 दी है, B की वैल्यू मैं देता हूं 20 और C बराबर देता हूं A+B और यहां पर प्रिंट करता हूं प्रिंटफ C। ये प्रोग्राम है, एक सिंपल सा प्रोग्राम है जो C लैंग्वेज का, जो मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से मैंने लिख दिया। अब इसी प्रोग्राम को मैं बताऊंगा C+ के अंदर कि कैसे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले ये जरूरी नहीं कि कोनियो डॉट लिखो, नहीं जरूरत तो मत लिखो, लेकिन एक तो लिखनी पड़ेगी, ये तो जरूरी है। तो यहां लिखता हूं हैश और हैश इंक्लूड, आगे से मैं नहीं लिखूंगा ये चीजें, ये आपको लिखने की कौन सी जरूरत है कौन सी नहीं है, मैं आगे से सीधा यहां से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, इंक्लूड IOSTREAM.h, IOSTREAM.h लिख दिया। यहां पर क्या लिखता हूं? क्लास, क्या लिखी? क्लास। इस क्लास में एक नाम दिया ABC। अब यहां पर देखो इस क्लास के होते हैं 4 पार्ट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, और एक होता है आपका प्राइवेट, और एक होता है जिसका कोई नाम नहीं होता, उसी को बाय डिफॉल्ट हम क्या मान लेते हैं? प्राइवेट मानते हैं। ये मैंने आपको बताया था। अब यहां पर देखो क्या लेते हैं? वेरिएबल लेते हैं, जैसे यहां पर लिए हैं इंटीजर ABC। ठीक है, अब यहां पर एक फंक्शन बनाते हैं void get show, यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया और इसमें लिखा A की वैल्यू 10 दी, B की वैल्यू 20 दी और कर दिया। ठीक है, C = A+B और यहां देखिए void get show 2, इसमें void get show 2 नाम से दे दिया और इसमें C आउट कर दिया C को, और ये क्लास बंद कर दी। अब देखो, अब इसमें लॉजिक है क्या? इसमें तो छोटा सा प्रोग्राम बन गया ना। अब इस C++ में अभी तक प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ है। प्रोग्राम कहां से स्टार्ट होता है? यहां से।
मैन प्रोग्राम, यहां पे है मैन फंक्शन, वॉइड मैन। वॉइड मैन से यानी ये सब चीजें कहां पे लिखी है मैंने, वॉइड मैन के अंदर। अब वॉइड मैन के अंदर क्या है, एबीसी का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट डॉट गेट शो और ऑब्जेक्ट डॉट गेट शो टू। अब इसको समझो, देखो इस C++ में मैंने यहां पर ये मैन फंक्शन बनाया है और इसमें कहां बनाया है, यहां पर। तो ये तो चलती है टॉप टू बॉटम, ये चलती है बॉटम टू टॉप। समझ में आ गई पहली बात। दूसरी, प्रोग्राम कहां से स्टार्ट होगा, हर बार वॉइड मैन से, दिमाग में डाल लेना। अब इसमें प्रोग्राम यहां से हो रहा है तो यहां पर क्या मिले इसको, इसके अंदर आया तो सबसे पहले क्या मिलता है, ये एक लाइन मिलती है इंटीजर एबीसी। इसमें क्या मिलती है, एबीसी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एबीसी ऑब्जेक्ट क्या है, इन दोनों में डिफरेंस समझो। ये क्या है इंटीजर और ये एबीसी क्या है, ये डेटा टाइप है और ये भी डेटा टाइप है, दोनों डेटा टाइप है। अब बोलो ये कैसे, अब आपको और पीछे लेके चलता हूं। अब डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं, डेटा टाइप देयर आर 3 टाइप। कौन कौन से, सबसे पहले डेटा होता है प्रिमिटिव, दूसरा होता है यूजर डिफाइंड, तीसरा होता है डिराइव्ड। प्रिमिटिव के अंदर होते हैं नो, इंटीजर, कैरेक्टर, वॉइड, है ना, साइंड, अनसाइंड, शॉर्ट, लॉन्ग। ठीक है, ये डबल। तो ये जो डेटा टाइप है इंटीजर, ये देखो कहां कहीं मिल रहा है क्या आपको, और ये देखो यूजर डिफाइंड क्लास, तो क्लास क्या है, एबीसी, तो मिल रहा है क्या, तो ये भी डेटा टाइप और ये भी डेटा टाइप, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। सी में C++ में बस बात सिर्फ ही है ना, बस ये यूजर डिफाइन है, ये प्रिमिटिव है। सही है। अब देखो यहां पे हमने क्या किया, एबीसी किस टाइप के, इंटीजर टाइप के, ऑब्जेक्ट किस टाइप का, एबीसी टाइप का, सेम ही तो है। ठीक है, ओबीसी टाइप का एबीसी। अब हमने क्या किया, यहां पर प्रिमिटिव डेटा को प्लस माइनस करके जोड़ दिया, बट यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट के थ्रू यहां इस ऑब्जेक्ट को क्लास में भेजेंगे। अब क्लास क्या होती है आपको पता है, क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ फंक्शंस एंड वेरिएबल्स। क्लास क्या है, फंक्शंस और वेरिएबल्स का एक है, और इसमें जो मेथड्स होते हैं ये फंक्शंस का एक कलेक्शन है। तो देख फंक्शन के पास, अब एक क्लास के पास कौन जाएगा, उसी क्लास का मेंबर जाएगा ना, आपकी क्लास में कौन आएगा। अभी आपने कहा कि जो बच्चे कौन सी क्लास के, तो ये कौन सी क्लास के, 12th क्लास के, तो भी तो बैठेंगे यहाँ पर। ठीक है, जो भी 12th का है, ठीक है, ये 12th का ये तभी बैठा है। अब ये देख एबीसी ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे जाएगा, इस क्लास में जाएगा कि नहीं जाएगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा कि नहीं करेगा, दूसरी क्लास का तो नहीं करेगा ना, और वो इसके अंदर जा भी नहीं सकते क्योंकि ये किस टाइप का है, एबीसी के। फॉर एग्जांपल जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर एक क्लास है, उसके ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, चेयर है, टेबल है, विंडो है, डोर है, ये क्या है, जो लकड़ी से बने वो सारे उसकी क्लास के मेंबर है। व्हीकल्स है तो गाड़ी मोटर जो भी है, शिप है, ट्रेन है, आपकी प्लेन है, वो सब क्या है, ठीक है, वो सब क्या है, उसके ऑब्जेक्ट है। तो वैसे ही ये क्लास है, ये क्या है यहाँ इसका ऑब्जेक्ट, ये इस क्लास में जाएगा। क्यों जाएगा, क्या काम है इसका, इसका काम ये है कि इसके अंदर जो फंक्शंस होते हैं, यहां पे मैं लिखता हूं पब्लिक। ठीक है, तो यहां पर जो फंक्शंस होते हैं, कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये प्राइवेट के पास तो जाएगा नहीं,
प्राइवेट कौन सा है? जो पब्लिक से ऊपर लिखा होता है ना, जिसका यहाँ पर कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं है, इसका एक्सेस ये पब्लिक है तो इसके नीचे लिखे हो सारे क्या होंगे? पब्लिक। इंटीजर से ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये क्या होगा? प्राइवेट। प्राइवेट है तो ये ऑब्जेक्ट कहां जाएगा? प्राइवेट के पास तो जाएगा नहीं, कि प्राइवेट के कहां से जा सकता है? पब्लिक के पास। ये ऑब्जेक्ट जाएगा पब्लिक के पास। अब पब्लिक के पास एक फंक्शन मिलता है इसको, इस फंक्शन में डिफाइन, जैसे कोई भी फंक्शन होता है, ये फंक्शन है मेन फंक्शन के अंदर, इसका स्कोप। अब ये इसके पास भेजेगा तो इसका स्कोप यहां से स्टार्ट होता है, यहां पर बंद होता है। इसके अंदर वापस a की वैल्यू 10, b की, हाँ प्राइवेट को हम क्लास के अंदर तो यूज कर ही सकते हैं, ये क्लास है तो प्राइवेट का हमने यूज किया क्लास के अंदर। a की वैल्यू 10 दे दी, b की वैल्यू 20 दे दी, दोनों को हमने प्लस कर दिया, काम खत्म इसका। फिर दूसरा जो इसका इस फंक्शन का काम पूरा हो गया। फिर ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम गेट शो से करके दूसरे फंक्शन के पास भेजेंगे। अब दूसरा फंक्शन को कॉल किया इसने, कॉल करते ही यहाँ पर क्या था? यहाँ पर भी इसका डेफिनेशन के अंदर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा, सी आउट सी, यानी हम क्या कर रहे हैं? नीचे की से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट से इसको करेगा एग्जीक्यूट, सी आउट सी। अब सी की वैल्यू क्या है? 30 है, जो भी मान ली 20 जुड़ जाएगा तो सी की वैल्यू 30, आपकी स्क्रीन पे क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा 30। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे? सबसे पहले सी प्लस प्लस का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हेडर फाइल, फिर क्लास का नाम, फिर हम क्लास बनाएंगे, क्लास के अंदर स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर हम मेन प्रोग्राम लिखेंगे, मेन प्रोग्राम के अंदर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे और ऑब्जेक्ट से फंक्शन को कॉल करवाएंगे। ये होता है सी प्लस प्लस का प्रोग्राम। अब बात करते हैं आगे टॉपिक की, जिसका जो टॉपिक है वो है कमेंट लाइन। हाँ, कमेंट करना। हाँ, यूट्यूब पे कमेंट करते हैं ना भाई, लिखे था है ना। अब कमेंट क्या क्या काम आता है? देखो कमेंट, जैसे कि आप अकाउंट्स पढ़ते हो, अकाउंट्स के अंदर एंट्री करते हो ना। अब एंट्री करते हो तो उस टाइम एंट्री के जैसे लिखा कि राम अकाउंट या टू सेल्स अकाउंट, तो उसके नीचे नरेशन लिखते हो ना। वो नरेशन का क्या यूज है? कमेंट करना ही तो, कि हमें पता लग जाता है कि ये जो एंट्री की हुई है ये इसका ये रीजन है और इसलिए ये की गई है। यही तो होता है यूजर को बताने के लिए। बट उस नरेशन को नहीं भी लिखेंगे तो बैलेंस शीट पे कोई फर्क नहीं पड़ता उसका, कोई अगर नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही यहाँ पर मैं कमेंट करता हूँ, तो कमेंट होते हैं आपके दो इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज। एक तो होता है सिंगल लाइन कमेंट, एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं, ये क्या है? एक क्लास को डिक्लेयर किया है, तो अगर मेरे को एक ही लाइन में लिखना है तो ऐसे डबल स्लैश लाइन लिखेंगे इस तरीके से, और यहां लिखेंगे, नहीं ये आएगी, क्या लिखेंगे यहाँ पे? डिक्लेरेशन ऑफ क्लास। अब डिक्लेरेशन ऑफ क्लास यानी क्लास को मैंने क्या किया है? डिक्लेयर किया। ये नए भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, बट एग्जाम में पूछ लेते। अब आपको बताऊं एग्जाम में क्या क्या आ सकता है। ये आ सकता है कि कमेंट क्या होता है, कमेंट पे आप लिखो तो है ना, राइट टू कमेंट शॉर्ट नोट ऑफ कमेंट, ठीक है। और हाउ टू यूज इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज, ऐसे पूछ सकते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? कमेंट। कमेंट क्या होता है? तो कमेंट क्या है? एक डिटेल्स होती है फॉर यूजर्स, ठीक है, टू कीवर्ड्स, ऑपरेटर्स एंड एनी स्टेटमेंट्स, ठीक है। ये एक डिटेल्स होती है इनके बारे में, किनके बारे में? किसी कीवर्ड्स के बारे में, किसी ऑपरेटर के बारे में, स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे देयर आर टू टाइप कमेंट्स, सिंगल लाइन कमेंट्स एंड मल्टी लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट्स की बात करते हैं तो स्टार्ट विथ डबल कोटेशन एंड राइट योर कमेंट फॉर एनी स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहां पर आपने लिखा डबल कोटेशन एंड राइट या डिक्लेरेशन ऑफ क्लास। अब जैसे आप कहोगे कि अगर हम कमेंट लिख देते हैं तो क्या इसमें एरर नहीं आएगी? प्रोग्राम को रन करेंगे तो आएगी एरर। बट अगर आप ये यूज करते हो तो जो कंपाइलर है इसका, सी प्लस प्लस का कंपाइलर है, इस प्रोग्राम को जब हम रन करेंगे, चेक करेंगे कि आपने गलत लिखा है कि सही लिखा है, तो सबसे पहले इस लाइन को चेक करेंगे, फिर इस लाइन को चेक करेंगे। तो जैसे इस लाइन को चेक करेंगे, अगर मैंने ये नहीं लिखा है तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, क्योंकि सी प्लस प्लस का कंपाइलर इस लाइन को तो पढ़ लेगा लेकिन इसको पढ़ेगा तो बोलेगा कि ये क्या है, आपने तो सही वे यूज ही नहीं किया, तो वो एरर दे देगा, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? ये लिख देंगे। तो अब क्या करेगा? इसका मतलब क्या होता है कि इस ये लाइन के बाद का जो है उसको वो रीड ही नहीं करेगा, इसको इग्नोर कर देगा, छोड़ ही देगा, यहां पे आके देगा। बट ये हमें दिखाई दे रहा है,
यूजर के लिए होता है, तो कंपाइलर के लिए नहीं होता। कंपाइलर इसको रीड ही नहीं करेगा, इग्नोर ही नहीं करेगा, तो प्रोग्राम एज इट इज ऐसे रहेगा। अब मैं कहता हूं कि ये क्या है, तो ये एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है। अब आपको नहीं पता लग रहा, बट मैं ये लगा के लिख देता हूं यूजर। हाँ, ये बंद नहीं होगा, ये यहां से स्टार्ट होगा सीधे आपको एक ही लाइन में लिखेंगे, जब तक ये लाइन खत्म नहीं होती चलता रहेगा। ठीक है, खत्म नहीं, खत्म हो तो हो ही गई लाइन, तो अब बस तो हो गया है कमेंट। डबल ने कुछ नहीं लगाना, बस ये सिंगल डबल कोटेशन नहीं है, ये डबल स्लेस है, फ्रंट स्लेस है। हाँ हाँ, अब देखो यहां पर हम बात करते हैं, देखो ये तो एक लाइन हो गया। अब मेरे को लिखना है मल्टी लाइन कमेंट, एक से ज्यादा लाइन का कमेंट करना है, तो कैसे करेंगे? ये तो एक ही लाइन में, जैसे कि ये लाइन चलती गई यूजर डिफाइंड फंक्शन, ये डिफाइन फंक्शन, ठीक है, ये लिखा मैंने यूजर डिफाइंड फंक्शन, किसके बारे में? गेट शो के बारे में। बट यहां पर देखो आप यूजर डिफाइंड फंक्शन लिखा हुआ है, तो पहली लाइन को तो इग्नोर कर देगा, लेकिन दूसरी लाइन में एरर दे देगा कि ये जो गलत लिखा आपने, ये गलत लिखा। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टी लाइन का कमेंट का यूज करेंगे। तो ये लाइन हटा देंगे और यहाँ पे स्टार का साइन लगाएंगे और फिर यहाँ पे स्टार लगाएंगे लास्ट में और ऐसे बंद कर देंगे। देखो सिंगल लाइन, फिर स्टार, फिर पूरा लिखा, फिर स्टार, फिर ये। अब देखो किसको इग्नोर कर देगा? इसको भी इग्नोर कर देगा, पूरी लाइन फिर पूरी लाइन, ये भी आएगा साथ में। तो इसको अलग से लिखने के लिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे और ये आ जाएगा फंक्शन यहाँ पर और ये आ जाएगा नीचे। तो इस तरीके से ये जो मल्टी लाइन कमेंट का यूज करेंगे अपन स्टार के चिन्ह से। ठीक है, आगे समझ में कमेंट क्या होता है। अब हम बात करते हैं आईओ स्ट्रीम फाइल की। जो आईओ स्ट्रीम फाइल है, ये इसके बारे में बताता हूं। आईओ स्ट्रीम फाइल क्या होती है? इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब एक रास्ता जो डेटा को इनपुट करता है और आउटपुट करता है। इसके अंदर दो, जैसे कि सी इन और सी आउट होते हैं। जैसे यहां पे लिखा मैंने सी आउट। stdio में तो हमने प्रिंटअप और स्कैनअप किए थे। इसके अंदर ऑब्जेक्ट होता है, कौन कौन सा ऑब्जेक्ट होता है? एक तो सी इन और एक होता है सी आउट। इसमें तो फंक्शन थे, वो फंक्शन थे प्रिंटअप और एक क्या था? स्कैनअप। ठीक है, अब ये ब्रैकेट यहां पे लग रहा है, इसका मतलब ये क्या है? फंक्शन। इसमें ब्रैकेट का यूज नहीं कर रहे, इसमें तो ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तभी तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है और ये फंक्शन बेस्ड लैंग्वेज थी। ठीक है, अब यहां पर हम देखो इनके लिए आईओ स्ट्रीम एक वे होता है कि एक हेडर फाइल है जो कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी के बाद में लिखी जाती है और सबसे ऊपर लिखी जाती है। ऐसे यहाँ पे राइट ऑन द टॉप in the C++ program or is a header files or it also named as preprocessor directory। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है नेम स्पेस। नेम स्पेस क्या है? देखो यहां पर कई आप बुक के अंदर देखेंगे तो यहां पे लिखा होगा इसके जस्ट ऊपर नेम स्पेस एसटीडी। नेम स्पेस एसटीडी। तो नेम स्पेस एसटीडी का मतलब होता है ये किसी वेरिएबल का दायरा निश्चित करता है। जैसे दायरे का मतलब स्कोप, जैसे ये एबीसी है, क्या इस एबीसी को बाहर आप यूज कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते। ये जहां तक इसकी जो दायरा रेंज है वहां तक ही इसको यूज करेंगे। जो किसी वेरिएबल फंक्शन का जो एक एरिया है, एक स्कोप है, वो डिसाइड करता है, वो होता है नेम स्पेस एसटीडी। ये मैंने आपको अलग से नोट्स में बता दिया। नेक्स्ट है कंपाइलिंग एंड लिंकिंग। कंपाइल करना, इसको चेक करना। इस प्रोग्राम को लिखा, उसको चेक करें, कंपाइल करना। और खूब सारे ऐसे प्रोग्राम होते हैं, उनको एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए उनको सबको आपस में जोड़ देते हैं, तो उनको बोलते हैं लिंक करना। ठीक है, लिंक यानी कि जोड़ना, एक दूसरे प्रोग्राम को जोड़ना जिससे एक सॉफ्टवेयर बन जाए। जैसे अभी ये एक छोटा सा फंक्शन, एक प्रोग्राम है, तो सारे खूब सारे छोटे छोटे प्रोग्राम मिलके क्या बनाते हैं? एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टोकन्स। यहां से आपकी स्टार्ट होती है C++ जो ओरिजिनल जो है, जो मेन चीज है, जो एग्जाम। हाँ, तो वही चीज है, तो वही चीज है सारे, और कोई अलग थोड़ी है, हैं?